मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। 20 एमसीक्यूज है। चैप्टर थोड़ा छोटा है, इसके अंदर ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं बन पाएंगे, ठीक है। इसलिए 20 एमसीक्यू पे हमने स्टॉप किया है। वही लर्न करना, उसी में से आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। नाउ न्यू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन एक आगे देखते हैं हम। जनरल रूल्स एंड प्रेक्वेशंस। रूल्स तो खबर है तमने, नियमों। एंड प्रेक्वेशंस, प्रेक्वेशंस का मतलब होता है सावचेतियों। जनरल रूल्स एंड प्रेक्वेशंस फॉर टेबुलेशन। टेबुलेशन के लिए जनरल रूल्स कौन से ठीक है। जनरल रूल्स एंड प्रेक्वेशंस। टेबुलेशन करते समय हमको कौन से रूल माइंड में रखना है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में लेना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ टेबल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। उसके अंदर जो सेंटेंस आएंगे वो भी आगे वाले क्वेश्चन के अंदर हम देख चुके ऐसे आएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना। देयर आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर टेबुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि टेबुलेशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि उसको फॉलो करना ही है, ऐसा नहीं है। फॉलो करो तो अच्छा है, नहीं करो तो गलत नहीं है, ठीक है। सो देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर टेबुलेशन। टेबुलेशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય સખત નિયમો નથી, એને પાડવા જ પડે એવું નથી। પાડો તો ઠીક છે, નહીં પાડો તો કોઈ ખોટું નથી। ક્લિયર બેટા? सो देयर आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर टेबुलेशन। टेबुलेशन के लिए कोई हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं है। हाउएवर द फॉलोइंग जनरल रूल्स आर केप्ट इनटू माइंड। केप्ट इनटू माइंड मतलब ध्यानमा लेवा જોઈએ, ध्यानमा लेवा જોઈએ, ध्यानमा लेવું। ये थोड़े जनरल नियम्स बनाए हैं, उसको हमें टेबल बनाते समय ध्यान में रखना है। केप्ट इन माइंड, ध्यान में रखवाना है। ओके, चलो जुओ। फर्स्ट पॉइंट, ईच टेबल शुड बी नंबर्ड। तो ये कहां मिलेगा हमको? पार्ट्स ऑफ टेबल में फर्स्ट पॉइंट था टेबल नंबर, याद है ना। व्हेन देयर आर मोर देन वन टेबल अंडर स्टडी, एक से ज्यादा टेबल होंगे स्टडी में, देन इट इज डिजायरेबल टू नंबर ईच टेबल। उस टाइम हम सभी टेबल को क्या करेंगे? एक नंबर दे देंगे। क्यों नंबर देंगे? सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। इजीली टेबल को हम आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हर एक टेबल को एक नंबर देना है। तो वो वाला ही पॉइंट है यहाँ पे। ईच टेबल शुड बी नंबर्ड, सभी टेबल को नंबर देना है। सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, इजीली आइडेंटिफाई, सरलताथी ओळखी शकाय, ठीक है। ये टेबल नंबर में था। ईच टेबल शुड बी नंबर्ड, सभी टेबल को एक नंबर देना है। क्यों? सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हर एक टेबल को नंबर देना है। जैसे हमने दो टेबल बनाए थे, उसमें टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 2 दिया था। टेबल नंबर 1 नंबर्स बताता था, और टेबल नंबर 2 जो था वो एवरेज कंट्रीब्यूशन और टोटल कंट्रीब्यूशन बताता था। तो इस तरह से अगर स्टडी में एक से ज्यादा टेबल है तो हर एक टेबल को हम क्या करेंगे? एक नंबर दे देंगे, जिससे कि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके, सहेलाई थी ओळखी सकिए। ओके बेटा, फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, द टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चलो ये टाइटल वाले पॉइंट में से आए। अ सुटेबल टाइटल शुड बी गिवन टू ईच टेबल। सभी टेबल को एक सुटेबल टाइटल देना है। It contains all the contents of the table. टेबल मानी बधी विगतों एनी अंदर समावेश थयेलो होवो जोईए। और फिर तीसरा सेंटेंस ये वाला था, टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। स्पष्ट होवो जोईए, टूंकू होवो जोईए, अने दरेक व्यक्ति जाते समझी सके। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जाते समझी सके तेवू होवू जोईए। એટલે સેકન્ડ પોઈન્ટ यहां लिखा है हमने, द टाइटल शुड बी क्लियर, स्पष्ट, ब्रीफ टूंकू, एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जाते
સમજી શકાય તેવું। इंसान टाइटल पढ़ने से खुद उसको पता चलना चाहिए कि टेबल के अंदर क्या दे के रखा है। टाइटल में से ही पूरी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। टेबल फॉर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, मीडियम, जेंडर। तो टाइटल पढ़ेगा वहां पे ही उसको पता चल जाएगा कि इस टेबल में 3 एट्रीब्यूट है, एक स्टैंडर्ड है, दूसरा जेंडर है और तीसरा मीडियम है। सो टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, 2 पॉइंट कंप्लीट हुए हमारे। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? ईच टेबल शुड बी नंबर, सभी टेबल को एक नंबर देना है सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके इसलिए। सेकंड पॉइंट में था द टाइटल शुड बी क्लियर, ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ थर्ड पॉइंट, द सोर्स ऑफ द डेटा शुड बी मेंशन्ड। सोर्स का मतलब स्रोत। द सोर्स ऑफ द डेटा शुड बी मेंशन, मतलब डेटा का सोर्स बताना चाहिए। वो कहां बताते थे हम? बोलो, लास्ट वाला पॉइंट था ना, सोर्स नोट। द सोर्स ऑफ द डेटा शुड बी गिवन, फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन। इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली उसके बारे में लिखना है। डेटा हम कहां से लाए उसके बारे में लिखना है। उसको कौन सी नोट बोलते हैं? सोर्स नोट। सोर्स नोट में लास्ट वाले पॉइंट के अंदर हमने लिखा था। सो क्या बोला है यहां? द सोर्स ऑफ द डेटा शुड बी मेंशन। માહિતીનો સ્ત્રોત જણાવેલો હોવો જોઈએ। મેન્શન જણાવવું, દર્શાવવું, પ્રેઝન્ટ કરવું, રજૂ કરવું। ઓકે, સો the source of the data should be mentioned. માહિતીનો સ્ત્રોત જણાવેલો હોવો જોઈએ। नेक्स्ट पॉइंट, कैप्शंस एंड स्टफ्स। चलो, ये कैप्शंस क्या था? यस, कैप्शंस क्या था? कॉलम हेडिंग। एंड स्टफ्स क्या था? तो रो हेडिंग्स। कैप्शंस, कॉलम हेडिंग्स एंड स्टफ्स, रो हेडिंग शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ। क्लियर એટલે કેવા હોવા જોઈએ બેટા? સ્પષ્ટ। एंड ब्रीफ टूंका होवा જોઈએ। चलो, कॉलम हेडिंग कहां लिखते थे? सबसे ऊपर लिखते थे। देयर में भी सब हेडिंग इन इट, उसके अंदर सब हेडिंग भी होते हैं। एंड कॉलम हेडिंग्स आर नोन एज कैप्शंस। कॉलम के जो हेडिंग है उसको कैप्शंस बोलते हैं। स्टफ्स के बारे में क्या क्या लिखा था? तो रो हेडिंग्स आर नोन एज स्टफ्स। रो के जो हेडिंग है उसको स्टफ्स बोलेंगे। दे आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेबल। टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। इट्स टोटल इज अगेंस्ट रो, उसके सामने उसका टोटल करेंगे। सो दिस कैप्शंस एंड स्टफ्स मस्ट बी क्लियर एंड ब्रीफ। स्पष्ट होवा જોઈએ અને ટૂંકા હોવા જોઈએ। कैप्शंस અને स्टफ्स। कैप्शंस column heading and stuffs row headings. So column headings and row headings, that is captions and stuffs, should be clear and brief. Clear होना चाहिए, brief होना चाहिए। Clear बेटा? Now next point. Next point is figures should be rounded off. Figures should be rounded off. Figures को round off करके लिखना है। अबे rounded off એટલે નજીકના પૂર્ણાંકમાં લખવાનું બેટા। फॉर एग्जाम्पल 12th में किसी स्टूडेंट्स के 59.95% आए तो वो स्टूडेंट्स क्या बोलेगा? चलो समझो आपके 59.95% आए तो आप क्या बोलेंगे? कितने परसेंटेज आए आपके? मैं ऐसा पूछूंगा आपके कितने परसेंटेज आए 12th में, तो आप क्या करेंगे? उसको राउंड ऑफ करके बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे सर मेरे 60% आए। तो ये फिगर को क्या किया मैंने? राउंड ऑफ किया ना। फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल दी, उसकी जगह पे इंटीग्रल वैल्यू को एज्यूम किया। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। समझ रहे हो आप लोग? चलो, किसी के 73.34% है तो बंदा क्या बोलेगा कि मेरे 73% है। तो इस तरह से फिगर्स को राउंड ऑफ करके लिखना है। अगर रुपया और पैसे के अंदर फिगर्स दिया हुआ है तो पैसे को निकाल देना है और रुपये को कंसीडर करना है।
इसका मतलब ऐसा नहीं सर वो एग्जांपल के अंदर कंट्रीब्यूशन वाले के अंदर हमने 15.50 लिखा था, वो तो लिखना है भाई, हमको कंप्लीट वैल्यू लाना था कि भाई सबका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, सबका एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना है, तो एवरेज तो पॉइंट में आ सकता है। ओके, इसलिए वहां पे नहीं किया था मैंने। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैंने वहां गलत किया, वो सही था, वैसे ही करना है। ठीक है, चलो ये तो ये नियम आ શું છે, રૂલ્સ છે, પ્રેક્ટિસન્સ છે, અને પહેલા જ મેં કીધું કે આ નિયમો કોઈ સખત નિયમો નથી, એને પાડવા જ પડે। बराबर बेटा? ओके, चलो देखो कहां थे हम, फिगर्स शुड बी राउंडेड ऑफ, फिगर्स को राउंड ऑफ करके लिखना है। नजीकना पूर्णांकમાં લખવાની જે પ્રક્રિયા છે એને કહેવાય રાउंडेड ऑफ। ओके, फॉर एग्जांपल फिगर्स शुड बी टेकन टू नियरेस्ट रुपीस, फिगर्स किसमें लेना है, नियरेस्ट रुपीस, नजीकना रुपयाમાં લેવાની છે। एंड पैसे बी एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड क्या है, सिंगिंग कंपटीशन देखते हैं हम, डांसिंग कंपटीशन देखते हैं टीवी के ऊपर, उसके अंदर एक राउंड आता है एलिमिनेशन राउंड। उसमें क्या करते हैं, 5 बंदे नेक्स्ट वीक में 4 जाएंगे, एक को एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब एलिमिनेट करवू मतलब काढ़ी मूकवू, काढ़ी नाखवू, ऐसा ही होता है ना। 5 बंदे, 4 को आगे लेके जाना, एक को एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, भाई तेरा काम पूरा, वो थोड़ा रोएगा जाएगा, यहां तक पहुंचने के लिए आभार मानेगा सबका, है ना, वही तो एलिमिनेट मतलब निकाल देना। ओके, चलो देखो, फिगर्स शुड बी राउंडेड ऑफ, फिगर्स को राउंड ऑफ करके लिखना है। फॉर एग्जांपल फिगर्स शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट रुपीस, फिगर्स नजीक के रुपये में लिखना है। एंड पैसे बी एलिमिनेटेड, पैसा काढ़ी नाखवाना छे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, the arrangement of items should either in alphabetical, chronological और geographical order। अब अल्फाबेटिकल मतलब एबीसीडी प्रमाणे, कक्कावारी प्रमाणे, पहले ए वाली आइटम लिखना है, फिर बी वाली, फिर सी वाली, फिर डी वाली, फिर ई एफ जी एच वाली, इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसको बोलेंगे। देन क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल એટલે સમય પ્રમાણે, 2003, 2004, 2005, 2006, it is chronological order। and geographical order, भौगोलिक क्रम, जैसे इंडिया के 4 बड़े शहर के नाम बताओ, तो मैं पहले उत्तर में बताऊंगा दिल्ली, फिर दक्षिण में बताऊंगा चेन्नई, फिर पूरब में बताऊंगा गुजरात, देन लास्ट में पश्चिम में बताऊंगा कोलकाता, गुजरात के अंदर से अहमदाबाद था। तो ये 4 मेजर सिटी हो गई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल ऑर्डर, भौगोलिक क्रम, स्थळना क्रम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इट इज नॉन एज ज्योग्राफिकल ऑर्डर। तो क्या लिखा है, हमको डेटा कैसे अरेंज करना है, द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स, वस्तुओं गोठवणी करवानी, शुड बी आइदर इन, कैसे करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब एबीसीडी प्रमाणे, देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समय प्रमाणे, ईयर मंथ डेज एक्सेट्रा, एंड ज्योग्राफिकल ऑर्डर लोकेशनल वाइज डिफरेंसेस, इट इज नॉन एज ज्योग्राफिकल ऑर्डर। सो आइटम शुड बी अरेंज, वस्तुओं गोठवणी करवानी छे आइदर इन अल्फाबेटिकल और क्रोनोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल ऑर्डर। क्लियर है? हेलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ सर्टन फिगर्स आर टू बी एम्फेसाइज्ड, खास आकर्षण, अमुक फिगर्स ऐसे होते हैं जिसको एम्फेसाइज करना पड़ता है, तो उसको एम्फेसाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो बॉक्स में लिखेंगे या सर्कल में लिखेंगे या थिक लाइन के बीच में लिखेंगे। जैसे आपने 12th के अंदर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एग्जांपल किया अकाउंट में,
उसमें किसी भी अकाउंट के अंदर, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है, तो यहाँ पे फिगर्स होते हैं, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते हो, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते हो, यहाँ फिगर्स होती है, तो यहाँ फिगर्स को एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ नीचे डबल लाइन आप करते थे, याद है आपको? डबल लाइन करते थे। क्यों डबल लाइन करते हैं भाई? कि ये टोटल यहाँ जो लिखा है वो एम्फेसाइज हो, एનું ખાસ આકર્ષણ ઊભું થાય અને તરત વ્યક્તિ જુએ પાકું સરવાયું તમારું આવી ગયું કે નહીં, એ બંને સાઈડના ટોટલ સરખા થઈ ગયા હોય તો તરત ખબર પડે, हाँ क्या ना? तो પછી ત્યાં डबल लाइन करिए છીએ। तो ऐसे किसी फिगर को एम्फेसाइज करना है तो उसको बॉक्स में लिखना पड़ेगा या थिक लाइन के बीच में लिखना पड़ेगा या फिर सर्कल के अंदर लिखेंगे। चलो स्टेट के अंदर आप 12th में पढ़कर आए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट सहसंबंधांक r शोधता था, r ની વેલ્યુ 0.95 આવી જાય પછી શું કરતા હતા તમે? તો અહીં બોક્સ બનાવી દેતા હતા મિત્રો અને ધેરફોર ની નિશાની करता था। तो ये बॉक्स में लिखने का मतलब क्या है? वो जो चेक करने वाला है वो बंदा क्या करेगा? डायरेक्ट आंसर r इक्वल टू 0.95 देखेगा, वहां राइट करेगा, ऊपर सब राइट राइट 5 मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से किसी फिगर को एम्फेसाइज करना है। एम्फेसाइज એટલે ખાસ આકર્ષણ ઊભું કરવાનું છે। At that time box, circle and thick lines are used. Okay बेटा, चलो देखो, if certain figures are to be emphasized, અમુક ચોક્કસ આંકડાઓનું ખાસ આકર્ષણ ઊભું કરવું છે, શું કરીશું? they should be in distinctive type. distinctive type એટલે વિશિષ્ટ પ્રકારે લખવામાં આવશે, વિશિષ્ટ પ્રકારે। that is in સામા લખીશું જો box or circle or between thick lines, ઘાટી લીટીઓની વચ્ચે લખવામાં આવશે। બોક્સમાં લખાશે, સર્કલમાં લખાશે या between thick lines, ઘાટી લીટીની વચ્ચે લખવામાં આવશે। हेलो, हो गए 7 पॉइंट्स? दिख रहा है आप लोगों को? टाइम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बेटा, इसके अंदर अभी और पॉइंट्स बाकी है, ओके 7 पॉइंट तक हमने कंप्लीट किया है। जितना कंप्लीट किया है उतना लिख देना, वीडियो को पॉज करके लिख दो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। बाय बाय, टाटा।